दोस्तों ह्यूमन हिस्ट्री में सोसाइटी की डेवलपमेंट के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स भी इंक्रीज करते चले आए हैं। जितना ज़्यादा ह्यूमंस ने खुद को इवॉल्व करने की कोशिशें की हैं, आपस के मतभेद भी उतने ही बढ़ते चले गए हैं। इसका असर ये है कि आज शायद दुनिया का कोई भी ऐसा कोना नहीं है जहां दो देशों के बीच या किसी देश के अंदर कोई टेरिटोरियल या फिर पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट ना हो। ये कॉन्फ्लिक्ट्स देशों के अनस्टेबल होने का एक बड़ा कारण है। इंडिया और पाकिस्तान के ही बीच देखिए तो जम्मू कश्मीर से लेकर मिडिल ईस्ट में इसराइल और फलस्तीन कॉन्फ्लिक्ट्स तक आज हम अपने चारों ओर ऐसी अनेक क्राइसिस देख सकते हैं। इनमें कुछ डिस्प्यूट इंडिजिनस रीजन से डेवलप हुए हैं, वहीं कुछ डिस्प्यूट्स के पीछे कॉलोनियल पावर्स का हाथ रहा है। खैर, कारण चाहे कुछ भी हो, आज ये डिस्प्यूट्स लोकल और इंटरनेशनल लेवल पे अनेक क्राइसिस जनरेट करने में कैपेबल हैं। हमारे इस वीडियो का पर्पस आप सभी को ग्लोब के कुछ प्रोमिनेंट डिस्प्यूट्स, ऑडिटीज, कॉम्प्लेक्सिटीज और ऐसे कुछ हैपनिंग से इंट्रोड्यूस कराना है। इस डिस्कशन की मदद से हम सारे डिस्प्यूट्स पे एक टचअप एस्टैब्लिश करने का प्रयास करेंगे। साथ ही उन कॉन्फ्लिक्ट्स के पीछे का कारण के ऊपर भी हम एक नजर डालेंगे। तो ये शुरू करते हैं आज का इंटरेस्टिंग डिस्कशन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब स्टडी आईक्यू के किसी भी शानदार कोर्स को परचेज करने से पहले, चाहे वो यूपीएससी एग्जाम हो, स्टेट पीएससी हो, जुडिशरी एग्जाम्स हो या फिर हो बैंक पीओ का एग्जाम, आप यूज कर सकते हैं कूपन कोड आदर्श 33, जिससे आपको मिलेगा फ्लैट 33% डिस्काउंट स्टडी आईक्यू के सभी कोर्सेज पे। बाकी के अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, हमारी कहानी की शुरुआत उस आइलैंड से होती है जिसके कॉलोनाइजेशन की चर्चा आज भी कई डिबेट्स में रहती है। वो आइलैंड है ग्रेट ब्रिटेन। यहाँ दो इंडिपेंडेंट किंगडम्स देखे जा सकते हैं, द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन एंड नदर्न आयरलैंड और द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड ही मोस्टली आयरलैंड के पूरे आइलैंड को कवर करता है। इस आइलैंड के नदर्न पार्ट में स्थित है नदर्न आयरलैंड। नदर्न आयरलैंड रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड से एक सेपरेट यूनिट है और उन चार देशों में से एक है जो मिलकर यूनाइटेड किंगडम बनाते हैं। यूनाइटेड किंगडम की बची हुई तीन कंट्रीज हैं, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स। दोस्तों, कुछ लोग ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम और इंग्लैंड वर्ड का यूज एक दूसरे की जगह करते रहते हैं, पर ऐसा करना गलत होगा। ग्रेट ब्रिटेन एक आइलैंड का नाम है। यूनाइटेड किंगडम एक इंडिपेंडेंट कंट्री है जो चार नॉन इंडिपेंडेंट कंट्रीज से मिलकर बनी है और इंग्लैंड यूके के उन चार नॉन इंडिपेंडेंट कंट्रीज में से एक है। इन चार कंट्रीज में से स्कॉटलैंड में 2040 में एक रेफरेंडम हो चुका है जिसमें डिसाइड किया जाना था कि उन्हें यूनाइटेड किंगडम का पार्ट बने रहना चाहिए या नहीं। ग्रेट ब्रिटेन के आइलैंड में कुछ छोटी टेरिटरीज जैसे आइल ऑफ मैन, जर्सी एंड ग्यूरन से मौजूद है, जो ब्रिटिश तो हैं लेकिन यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा नहीं है। उन्हें क्राउन डिपेंडेंसीज कहा जाता है। दोस्तों, इस रीजन से यदि नॉर्थ की तरफ बढ़ जाएं तो हमें दो कंट्रीज दिखेंगी, फैरोए आइलैंड और ग्रीनलैंड। ये तो इन दोनों जगहों को देखकर कोई समानता नजर नहीं आती, लेकिन समानताएं हैं। दोनों कंट्रीज डेनमार्क की ऑटोनॉमस टेरिटरीज हैं और अपने साइज में इतने डिफरेंस के बाद भी दोनों की आबादी लगभग सेम है। इसके साथ ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे लीस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वाला देश है। इस आइलैंड का 3/4 पार्ट एक्चुअली आइस से कवर्ड है। दोस्तों, इन सब के बाद यदि यूरोपियन यूनियन की बात की जाए तो यूरोपियन यूनियन यूरोप के 27 देशों से मिलकर बना एक इकोनॉमिक और पॉलिटिकल यूनियन है। इससे पहले ये 28 हुआ करता था, लेकिन ब्रेक्जिट के बाद यूनाइटेड किंगडम यूरोपियन यूनियन से अलग हो चुका है। यूरोपियन यूनियन में एक एरिया ऑफ फ्री ट्रैवल है जिसे स्केंजन एरिया कहा जाता है। इस एरिया में आने वाली सारी कंट्रीज ने अपने बॉर्डर कंट्रोल्स को अबॉलिश कर दिया है। दोस्तों, यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि जहाँ एक और सारे यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स स्केंजन एरिया का पार्ट नहीं है, वहीं कुछ नॉन यूरोपियन यूनियन मेंबर्स आइसलैंड, नॉर्वे, लिechtenstein और स्विट्जरलैंड इस स्केंजन एरिया का पार्ट हैं। इस तरह से यूरोजोन एक मॉनेटरी जोन है जिसके अंदर सारी कंट्रीज एक शेयर्ड करेंसी यूरो शेयर करती हैं। यूरोपियन यूनियन के 27 में से 16 कंट्रीज यूरोजोन का हिस्सा हैं, वहीं 4 दूसरे कंट्रीज एंडोरा, मोनाको, सैन मेरिनो और वेटिकन सिटी का यूरोपियन यूनियन से एग्रीमेंट है जिसके तहत वो ऑफिशियली यूरो यूज कर सकती हैं, इसके बावजूद कि वो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है। दो और देश, कोसोवो और मोंटेनेग्रो ने भी डिसाइड किया है कि उन्हें भी यूरो यूज करना है, लेकिन इसके लिए उन्होंने कोई एग्रीमेंट साइन नहीं किए है। दोस्तों, इस बात को जानते हुए कि यूरोपियंस कुछ सेंचुरीज तक दुनिया भर में अपना कब्जा जमाने के लिए इतने एक्साइटेड थे, आज दुनिया के कई हिस्सों में यूरोपियन कंट्रीज की टेरिटरीज मौजूद है। जैसे साउथ अमेरिका में फ्रांस की एक टेरिटरी फ्रेंच गुयाना है। इसके साथ मेडागास्कर के पास 2 आइलैंड, मायोटे और रियूनियन भी फ्रेंच टेरिटरी है।
आइए अब हम वेटिकन सिटी के बारे में जानते हैं। वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा देश है जो हर तरफ से इटली से घिरा हुआ है। अलग कंट्री होने के बाद भी वेटिकन सिटी यूनाइटेड नेशंस का मेंबर नहीं है। यूएन में आज वेटिकन सिटी का स्टेटस एक ऑब्जर्वर मेंबर का है। दोस्तों उसके बाद बारी आती है स्पेन की। स्पेन के 17 ऑटोनॉमस कम्युनिटीज में से एक है कैटलोनिया। कई कैटलोनियंस पिछले 100 साल से स्पेन से इंडिपेंडेंस की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसकी इंटेंसिटी पिछले 10 वर्षों में और बढ़ती हुई नजर आई है। इस इंडिपेंडेंस की डिमांड के तहत कैटलोनिया ने स्पेन से एक इंडिपेंडेंस रेफरेंडम कंडक्ट करने की परमिशन मांगी थी। स्पेन के इनकार करने के बाद भी कैटलोनिया ने 2017 में रेफरेंडम करवाया। 92% कैटलोनियंस ने इंडिपेंडेंस के फेवर में वोट किया, लेकिन वो जो स्पेन के साथ रहना चाहते थे उन्होंने वोट ही नहीं किया। इस बात से रेफरेंडम की मान्यता पे कई सवाल उठे। रेफरेंडम के कंट्रोवर्शियल होने के बावजूद कैटलोनिया के प्रेसिडेंट ने एक तरह का इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया। इसके बाद काफी केओस बना रहा। कैटलोनिया आज भी स्पेन का हिस्सा बना हुआ है और उसके प्रेसिडेंट आज एक सेल्फ इम्पोज्ड एक्साइल के तहत बेल्जियम में रह रहे हैं। दोस्तों आइबेरियन पेनिनसुला के सदर्न कोस्ट में एक ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी जिब्राल्टर मौजूद है, जिसे 300 ईयर्स पहले स्पेन ने ब्रिटेन को सीड किया था। यहाँ मेडिटेरेनियन के ठीक दूसरी ओर अफ्रीका के कुछ पार्ट्स आज भी स्पेन का हिस्सा हैं, क्यूटा एंड मेलेला। अब हम बात करते हैं बाल्कन रीजन की। यूरोप का ये एक ऐसा रीजन है जहाँ शायद हर कोई एक दूसरे से नफरत करता है। प्रोबेबली यहाँ बिगेस्ट पॉइंट ऑफ कंटेंशन एक सेल्फ डिक्लेयर्ड और पार्शियली रिकॉग्नाइज्ड स्टेट ऑफ कोसोवो या ऑटोनोमस सर्बियन प्रोविंस ऑफ कोसोवो है। इस प्रोविंस ने सर्बिया से कुछ सालों के जंग के बाद अपनी इंडिपेंडेंस 2008 में डिक्लेयर कर दी थी। इस वॉर में कोसोवो को नेटो का मिलिट्री सपोर्ट मिला था। इसके साथ बाल्कन रीजन में पिछले 30 ईयर्स से ग्रीस और नॉर्थ मैसेडोनिया के बीच एक नेमिंग डिस्प्यूट है। बेसिकली मैसेडोनिया एक लार्ज जियोग्राफिकल रीजन है जिसका एक बड़ा हिस्सा आज ग्रीस में लाई करता है। इस रीजन का नाम मैसेडोनिया एंशिएंट ग्रीक किंगडम ऑफ मैसेडोनिया के नाम पे रखा गया था। 1991 में ग्रीस के नेबर ने खुद को यूगोस्लाविया से अलग कर रिपब्लिक ऑफ मैसेडोनिया बना दिया। ग्रीस को इस नाम से आपत्ति हुई और ग्रीक ऑब्जेक्शंस के बाद से यूएन जैसे ऑर्गेनाइजेशंस में इसे फॉर्मर यूगोस्लाव रिपब्लिक ऑफ मैसेडोनिया कहा जाने लगा। 28 ईयर्स के बाद ये डिबेट खत्म हुआ और फाइनली इस देश को रिनेम कर रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ मैसेडोनिया बना दिया गया। दोस्तों यदि रशिया में डिस्प्यूट की बात की जाए तो सबसे पहले चर्चा होनी चाहिए क्राइमियन पेनिनसुला की। क्राइमियन पेनिनसुला को रशिया ने 2014 में एक रेफरेंडम के बाद यूक्रेन से हथिया लिया था। क्राइमियन पेनिनसुला यूक्रेन में एक्चुअली 50 सालों से ही था, बिकॉज इस हिस्से को रशिया से यूक्रेन के अंडर 1954 में ट्रांसफर किया गया था, जब दोनों देश सोवियत यूनियन के मेंबर थे। वेस्टर्न गवर्नमेंट्स और यूएन इस एनेक्सेशन को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं और आज भी इस पेनिनसुला को यूक्रेन का हिस्सा मानते हैं। इन सब के अलावा आज रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान दोनों देशों के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट्स नया मोड़ ले रहा है, जिसमें रशिया किन टेरिटरीज को एनेक्स करता है और किन्हें इंडिपेंडेंट प्रोक्लेम करता है वो कॉन्फ्लिक्ट के बाद ही क्लियर होगा। दोस्तों रशिया की एक और इम्पॉर्टेंट टेरिटरी है कैलिनिनग्राड ओब्लास्ट। ओरिजिनली ये टेरिटरी जर्मन स्टेट ऑफ रशिया का ही पार्ट थी, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 में अलाइज की जीत के बाद सोवियत यूनियन ने इस हिस्से पे अपना क्लेम किया। सोवियत यूनियन के फॉल के बाद ये एरिया रशिया से पूरी तरह कट हो गया। अब यदि रशिया के सदर्न बॉर्डर के पास स्थित जॉर्जिया की बात की जाए तो यहाँ एक प्रिकेरियस पॉलिटिकल सिचुएशन देखने को मिलेगा। जॉर्जिया के एक नहीं 2 हिस्सों ने खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया है। अब्खाजिया और साउथ ओसेटिया दोनों स्टेट आज अपने क्लेम्ड एरिया पे कंट्रोल करते हैं, लेकिन उन्हें आज भी इंटरनेशनल रिकॉग्निशन नहीं मिला है। दोनों देशों ने रशिया के सपोर्ट के साथ 1990 में जॉर्जिया से खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था। इस डिस्प्यूट को लेकर जॉर्जिया और रशिया के बीच 2008 में एक ब्रीफ वॉर भी हो चुकी है। दोस्तों अब हम फोकस करेंगे मेडिटेरेनियन रीजन में स्थित सिप्रस के ऊपर। सिप्रस आइलैंड आज एक कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल टर्मोइल से गुजर रहा है। यह आइलैंड करेंटली सिप्रस और अनरिकॉग्नाइज्ड टर्किश रिपब्लिक ऑफ नदर्न सिप्रस के बीच बटा हुआ है। इन दोनों पॉलिटिकल एंटिटीज के बीच एक यूएन बफर जोन बना हुआ है, जिसे 1916 में ग्रीक्स और टर्क्स के बीच हुए एक इंटर एथनिक कॉन्फ्लिक्ट के बाद स्टैब्लिश किया गया था। ये वायलेंस सिप्रस के 1960 में ब्रिटेन से इंडिपेंडेंट हासिल करने के ठीक बाद स्टार्ट हो गया था, जिसमें पहले एक ग्रीक कू और फिर टर्किश इन्वेजन हुआ था। इसके अलावा इस आइलैंड में कुछ ब्रिटिश बेसेस आज भी मौजूद हैं। प्रोबेबली इस आइलैंड के स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से ब्रिटिशर्स ने यहाँ अपने बेसेस बनाए रखे हैं। दोस्तों आइए हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं।
यूरोप से यदि साउथ की तरफ अफ्रीका में आगे बढ़ जाएं तो हम अफ्रीका के सबसे नोटिसेबल जियोपॉलिटिकल डिस्प्यूट को वेस्टर्न सहारा के नाम से विटनेस कर सकते हैं। इस रीजन के ऊपर मोस्टली मोरक्को का क्लेम और कंट्रोल हुआ करता था, लेकिन इस रीजन को एक इंडिपेंडेंट कंट्री की तरह भी प्रोक्लेम किया जाता है। इंडिजिनस रेबल ग्रुप पोलिसेरियो फ्रंट द्वारा इस एरिया को सहरावी अरब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कहा जाता है। इस रिबेलियन की शुरुआत पोलिसेरियो फ्रंट ने 1970s में स्पेन के कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट फाइट करते हुए की थी। पॉपुलर डिमांड को देखते हुए स्पेन ने 1976 में पूरे रीजन को मोरक्को और मोरिटेनिया के बीच डिवाइड कर दिया। अफ्रीका के दूसरे कोस्ट में हम सोमाली लैंड को देख सकते हैं। इस एरिया में भी डिस्प्यूट यूरोपियंस की वजह से है। सोमाली लैंड को पहले ब्रिटिशर्स द्वारा कंट्रोल किया जाता था, जबकि आज के सोमालिया कंट्री का रीजन इटली के कंट्रोल में था। 1960 में इन दोनों रीजन्स को जोड़कर एक न्यू इंडिपेंडेंट कंट्री बना दी जाती है। इस यूनियन से सोमालीलैंड 1991 में खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देता है और तब से आज तक इस डिस्प्यूट के कारण वहां एक सिविल वॉर चल रहा है। दोस्तों आइए इसके बाद हम मिडिल ईस्ट की चर्चा करते हैं। ऑल्दो वर्चुअली इम्पॉसिबल है कि मिडिल ईस्ट के हर एक जियोपॉलिटिकल डिस्प्यूट को सिंगल वीडियो में कवर किया जाए, लेकिन आज हम कुछ प्रोमिनेंट कॉन्फ्लिक्ट्स को जानने का प्रयास करते हैं। अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है, इससे पहले यहाँ एक कंट्री हुआ करती थी, पैलेस्तीन, जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर थी। 1948 में यूनाइटेड नेशंस ने एक रेजोल्यूशन पास करते हुए इस कंट्री को ज्यूइश और अरब कम्युनिटीज़ के बीच पार्टीशन करने का डिसीजन लिया। आज उन्हीं अरब कम्युनिटीज़ के डिसेंडेंट्स जो इस रीजन में रह रहे हैं और इजरायली ऑक्यूपेशन द्वारा डिस्प्लेस होने के बाद रेफ्यूजी कैंप्स में रह रहे हैं, हम उन्हें पैलेस्टीनियंस के तौर पे जानते हैं। इस रेजोल्यूशन के पास होने के बाद इजराइल का गठन होता है, जिसके बाद आसपास के देशों से इजराइल के कई वॉर्स होते हैं। इस रीजन की टेरिटरीज कई देशों और ऑर्गेनाइजेशंस के बीच बाउंस बैक होती रहती है। आज गोलान हाइट्स का कंट्रोल भी इजराइल के हाथों में है, जिसे उसने 1967 में सीरिया से कैप्चर किया था। इजराइल के साथ यहाँ स्टेट ऑफ पैलेस्टीन भी है, जिसे 1988 में डिक्लेयर किया गया था। आज पैलेस्तीन एक पार्शियली रिकॉग्नाइज्ड स्टेट है, जिसका यूनाइटेड नेशंस में ऑब्जर्वर स्टेटस है। पैलेस्तीन की क्लेम टेरिटरी वेस्ट बैंक है, जिसे लेकर 90s में इजराइल के साथ एक इंटरिम डिवीजन एग्रीमेंट हुआ था। इसके अलावा गाजा स्ट्रिप भी पैलेस्तीनियन टेरिटरी है, जो 2007 से एक्चुअली हमास के कंट्रोल में है। हमास एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है, जिसे कई देशों द्वारा एक आतंकी संगठन माना जाता है। जेरूसलम की सिटी में ये डिस्प्यूट और भी कॉम्प्लिकेटेड है। इस सिटी को ज्यूज, मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस तीनों के द्वारा रिलीजियसली सिग्निफिकेंट माना जाता है। जेरूसलम आज फुली इजराइल के कंट्रोल में है, बट इसे दोनों देशों द्वारा अपने कैपिटल की तरह रिकॉग्नाइज किया जाता है। इस सिटी के अलग अलग ग्रुप्स का क्लेम है। इसके साथ इस रीजन में इजरायली फोर्स सेटलमेंट का भी इशू है। मिडिल ईस्ट के एक दूसरे रीजन सीरिया में भी एक डिवास्टेटिंग मल्टी साइडेड सिविल वॉर पिछले 10 सालों से चलता रहा है। इस सिविल वॉर की शुरुआत 2011 के एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट से हुई थी, जो एक ब्रॉडर मूवमेंट अरब स्प्रिंग का हिस्सा था। सीरिया के इस एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट को असाद रजीम द्वारा वायलेंटली सप्रेस कर दिया गया था। ये कॉन्फ्लिक्ट 21st सेंचुरी की सबसे ब्लडलीस्ट कॉन्फ्लिक्ट है और आज ये आसपास के कई देशों में फैल चुकी है। मिडिल ईस्ट के इराक में भी एक कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन बनी हुई है, जो यूएस के 2003 इन्वेजन के बाद से एग्जिस्टेंस में है। इसीलिए क्योंकि आईएसआईएस की ज़्यादातर लॉस्ट टेरिटरी इराक में थी, आज वहाँ वायलेंस इंसर्जेंसी का फॉर्म ले चुकी है, जिसमें कई रिबल ग्रुप्स शामिल हैं। इस रीजन में कुर्द्स की मदद से आईएसआईएस को हराया गया था। कुर्द नदन इराक के एक सेपरेट एथनिक ग्रुप हैं, जो अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। यहाँ के लोगों ने 2017 में कुर्द के इंडिपेंडेंस के फेवर में वोट किया था, बट इराकी गवर्नमेंट ने इस रेफरेंडम को इलीगल बताकर मानने से इनकार कर दिया। दोस्तों उसके बाद यदि हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट के डिस्प्यूट्स की बात करें तो सबसे पहले नाम आता है जम्मू एंड कश्मीर का। बेसिकली ये एरिया ब्रिटिश ऑक्यूपेशन के दौरान एक प्रिंसली स्टेट था और 1947 में जब इंडिया को डिवाइड कर दिया गया और इंडिया और पाकिस्तान बनाया गया तो जम्मू एंड कश्मीर किसे ज्वाइन करेगा, इसे लेकर डिसएग्रीमेंट्स हो गए। इस डिसएग्रीमेंट के बाद एक डी फैक्टो पार्टीशन कर 1949 के सीज फायर लाइन को 1972 में एलओसी बना दिया गया, जो आज तक अनरिजॉल्व्ड है। इस रीजन में अपने एक्सटेंसिव बॉर्डर के साथ इंडिया और चाइना के बीच भी कई डिस्प्यूट्स हैं। इन सारे डिस्प्यूटेड लैंड्स को आज चाइना कंट्रोल कर रहा है। यदि चाइना की बात की जाए तो यहाँ पर भी कई डिस्प्यूट्स हैं। पहला आता है तिब्बत। तिब्बत पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का एक ऑटोनॉमस रीजन है। तिब्बतन पीपल एथनिकली चाइनीज हान मेजोरिटी से अलग है।
लेकिन तिब्बत का रीजन 300 ईयर्स से चाइनीज कंट्रोल के अंडर था। लेकिन चाइना के क्विंग डायनेस्टी के 1912 में फॉल के बाद तिब्बत ने कुछ दशकों के लिए डी फैक्टो इंडिपेंडेंस एक्सपीरियंस किया। ये तब की बात है जब चाइना पहली बार एक रिपब्लिक बनता है। लेकिन जब गवर्नमेंट और कम्युनिस्ट रिबल्स के बीच एक सिविल वॉर छिड़ जाती है, कम्युनिस्ट इसमें जीत जाते हैं और वो एक नए देश पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का गठन करते हैं। ये नई कम्युनिस्ट गवर्नमेंट तिब्बत को 1951 में एनेक्स कर लेती है, जिसका तिब्बतन आर्मी ने एक नाकामयाब विरोध किया था। उस सिविल वॉर में कम्युनिस्ट की जीत के बाद जो साइड हार जाती है, फॉर एग्जाम्पल रिपब्लिक ऑफ चाइना, वहीं रुकते नहीं हैं। इनफैक्ट ये हमें अपनी अगली मंजिल पे ले जाते हैं, जो है ताइवान। ये वो जगह है जहाँ रिपब्लिक ऑफ चाइना गवर्नमेंट 1949 में भाग कर आती है। कॉमनली इस देश को ताइवान कहा जाता है। इसका नाम आज भी रिपब्लिक ऑफ चाइना है। चाइना आज भी ताइवान को अपनी टेरिटरी का हिस्सा मानता है, इस बात के बावजूद कि पीपल्स रिपब्लिक का कभी इस आइलैंड पे जुरिसडिक्शन नहीं था। आज ताइवान की अपनी खुद की सरकार है, प्रेसिडेंट है, मिलिट्री एक्सेट्रा है। वो सारे फीचर्स हैं जो किसी देश में होते हैं। लेकिन चाइना की पावर को देखते हुए ताइवान को ऑफिशियली एक देश की तरह रिकॉग्नाइज करने का मतलब होगा चाइना से सारे टाइज खत्म करना, डिप्लोमेटिक एंड इकोनॉमिक बोथ। ताइवान यूएन का मेंबर नहीं है, लेकिन कई ऐसे देश हैं जो ताइवान के साथ अपने अनऑफिशियल रिलेशंस रखते हैं। इसके बाद एक दूसरी टेरिटरी है हांगकांग। हांगकांग चाइना का पार्ट है, लेकिन एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन स्टेटस के तहत, जो वन चाइना टू सिस्टम के अंडर आता है। मास प्रोटेस्ट पूरे हांगकांग में हुए थे जब 2019 में एक कंट्रोवर्शियल एक्सट्राडिशन बिल चाइना ने प्रपोज किया था। उस बिल के विड्रॉ होने के बाद भी फुल डेमोक्रेसी के लिए 5 डिमांड्स की एक लिस्ट के साथ प्रोटेस्ट चलते रहे थे। इन प्रोटेस्ट में प्रोटेस्टर्स को अक्सर पुलिस ब्रूटैलिटी और अरेस्ट का सामना करना पड़ता था। हांगकांग पहले ब्रिटिशर्स के अंडर था, पर इसे 1997 में चाइना को वापस कर दिया गया। ये ट्रांसफर इस एग्रीमेंट के साथ हुआ था कि अगले 50 सालों तक हांगकांग के ऊपर मेनलैंड चाइना एक इकोनॉमिक सिस्टम को इम्पोज नहीं करेगा। आज ये उम्मीद लगाना कठिन है कि 2047 में जब वो ट्रीटी एक्सपायर करेगी तो हांगकांग के साथ क्या होगा। इससे थोड़ी दूर पे नॉर्थ और साउथ कोरिया को देखा जा सकता है। 1910 में कोरिया को जापान द्वारा एनेक्स कर लिया जाता है, लेकिन वर्ल्ड वॉर सेकेंड में जापान की डिफीट के बाद कोरियन पेनिनसुला को टेम्परेरी 2 हिस्सों में बांट दिया जाता है। इस पेनिनसुला के नदर्न हिस्से को सोवियत यूनियन और सदर्न हिस्से को यूनाइटेड स्टेट्स ने कंट्रोल किया, इस प्लान के साथ कि फ्यूचर में दोनों को मिलाकर वापस एक देश बना दिया जाएगा। लेकिन इस बीच कोल्ड वॉर के 1947 से स्टार्ट हो जाने से दोनों देशों के बीच डिफरेंसेस बढ़ जाते हैं और आपस का कोऑपरेशन कम हो जाता है। इस रीजन के कंट्रोल को लेकर 1950 से 1953 लगभग 3 सालों तक एक जंग चलती है। इसमें कोई टेरिटोरियल गेन तो किसी साइड को नहीं होता है, लेकिन कई लोगों की जानें जरूर चली जाती हैं। नॉर्थ कोरिया आज दुनिया का सबसे आइसोलेटेड कंट्री है, जिसमें इसके सिटीजन्स देश से ना ही बाहर जा सकते हैं और ना ही इन्हें बाहर की दुनिया का कोई नॉलेज है। लेकिन नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जिसकी वजह से कोई इस देश के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करता और ना ही करना चाहता है। इसके बाद एशिया की एक दूसरी कंट्री भी है, म्यांमार, जिसके अंदर कई डिस्प्यूट्स हैं। साथ ही हम एशिया में साउथ चाइना सी को देख सकते हैं, जो प्रोबेबली दुनिया का सबसे डिस्प्यूटेड रीजन है। इस रीजन पे लगभग 40 कंट्रीज का क्लेम है। इसके बाद यदि पैसिफिक ओशन में कंसीडर करें तो ये रीजन ज़्यादातर एम्प्टी है एक्सेप्ट फॉर हवाई। ये आइलैंड ये तो यूनाइटेड स्टेट्स को बिलोंग करता है, पर किसी कारण से इसके फ्लैग में ब्रिटिशर्स का यूनियन जैक भी प्रेजेंट है। अब बात करते हैं अमेरिकास की, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। ऑल्दो कुछ लोग स्पेशली लैटिन अमेरिकन नॉर्थ और साउथ अमेरिका को एक ही कॉन्टिनेंट मानते हैं, लेकिन इंग्लिश स्पीकर्स अमेरिका वर्ड का यूज यूनाइटेड स्टेट्स के लिए करते हैं। यहाँ के कैरेबियन रीजन में कई डिस्प्यूट्स हैं। इस रीजन में न सिर्फ 13 इंडिपेंडेंट नेशंस और इनके साथ यूरोपियन कॉलोनीज और टेरिटरीज मौजूद हैं, बल्कि साथ में कोलंबिया का एक रैंडम पार्ट भी प्रेजेंट है। प्यूर्टो रिको अमेरिका को ज्वाइन कर उसके फ्लैग में 51st स्टार ऐड करना चाहता है। इस रीजन में एक पर्टिकुलर केस डच आइलैंड के ग्रुप के साथ देखा जा सकता है, एरूबा, क्यूराकाओ और सेंट मार्टिन। ये कंट्रीज एक्चुअली किंगडम ऑफ नेदरलैंड्स के अंडर हैं, जो नेदरलैंड के साथ मिलकर 4 कॉन्स्टिट्यूएंट कंट्रीज बनाती हैं। ये यूनाइटेड किंगडम के जैसा है, लेकिन नेदरलैंड की इन 3 कॉन्स्टिट्यूएंट कंट्रीज के साथ 3 और कैरेबियन आइलैंड्स हैं, बोनारी, सेंट यूस्टेटियस और साबा। ये 3 कंट्रीज कैरेबियन नेदरलैंड्स फॉर्म करती हैं।
इसके बाद अमेरिकन रीजन में फाल्कलैंड आइलैंड को देखा जा सकता है। ये एक ब्रिटिश आइलैंड है जिसमें ब्रिटिश लोग रहते हैं, जिसने 1986 में वोटिंग के थ्रू लगभग यूनानिमसली डिसाइड किया था कि उन्हें ब्रिटिश टेरिटरी बने रहना है। लेकिन किन्हीं कारणों से अर्जेंटीना इसे अपनी टेरिटरी क्लेम करता है। इस बात को लेकर 1982 में एक छोटी वॉर भी होती है, जब अर्जेंटीना ने इन आइलैंड को इन्वेड करने के प्रयास किए थे। लेकिन ये सिर्फ इस वजह से हुआ था कि अर्जेंटीना का एक डिक्टेटर लियोपोल्डो गैल्टियरी अपने लोगों को देश की डूबती हुई इकोनॉमी से डिस्ट्रैक्ट करना चाह रहा था। इसके बाद बात आती है लोनलीस्ट कॉन्टिनेंट की, अंटार्कटिका। ऑल्दो इस पूरे कॉन्टिनेंट में सिर्फ बर्फ है, फिर भी कई देश इस पे अपना फ्लैग लगाकर अपनी टेरिटरी बनाने का प्रयास करते रहे हैं। आज इस कॉन्टिनेंट पे कई क्लेम हैं जो एक दूसरे को ओवरलैप भी करते हैं और कुछ अनक्लेम्ड लैंड भी है। फिर भी ये क्लेम अंटार्कटिक ट्रीटी की वजह से इररिलेवेंट है। 1959 की अंटार्कटिक ट्रीटी के तहत सारे न्यू क्लेम्स सस्पेंड कर दिए गए हैं और इस कॉन्टिनेंट में साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन के फ्रीडम के साथ सारी मिलिट्री एक्टिविटी को बैन कर दिया गया है। तो दोस्तों, ये थी हमारे कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड की कहानी। कई बार जब हम इस ग्लोब के ऊपर खिंची हुई लाइंस को देखते हैं तो इस बात को समझा जा सकता है कि ये लाइंस सिचुएशंस को प्रॉपर्ली जस्टिफाई नहीं कर पाती। हमें कई बार बॉर्डर्स के उस पार भी देखना पड़ता है, जिससे ये समझा जा सके कि इसके पीछे के रीजंस क्या हैं। जियोपॉलिटिक्स किसी एक समय पे कॉम्प्लिकेटेड और फैसिनेटिंग दोनों हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों, ये वीडियो यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से भी रिलेवेंट है और इस टॉपिक से रिलेटेड सवाल यूपीएससी GS2 के इंटरनेशनल रिलेशन सेक्शन में पूछे जा सकते हैं। इसलिए इस टॉपिक से रिलेटेड एक सवाल हम आपके लिए छोड़ के जाएंगे, जिसे आप कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। एंड द क्वेश्चन इज दैट हाउ कैन इंडिया रिजॉल्व इट्स बॉर्डर डिस्प्यूट विद नेबरिंग कंट्रीज? मेंशन द इंपॉर्टेंस ऑफ पीसफुल बॉर्डर्स फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।